वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा भाग है जो उस दर्द, डर और मासूमियत की गहराई में ले जाता है जिसने पहले भाग में हमारा दिल छू लिया था। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगकुक उठकर बैठ गया, अपने बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए। उसने बिस्तर पर तुम्हारी निर्जन देह की ओर एक नजर डाली। उसकी गहरी आंखें तुम पर टिकीं। तुम्हारी आंखों में आंसुओं की चमक थी जो हमेशा की तरह चुपके से बह रहे थे। कभी कभी उनकी कठोरता इतनी ज्यादा होती थी कि तुम अपने दुख को शब्दों में भी नहीं बयां कर पाती थी। जंगकुक ने तेजी से सांस ली और मुंह फेर लिया, जैसे वह अपने पीछे छोड़े गए नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पैंट पहनी, उसकी हरकतें तेज और भावहीन थी। बिना एक और नजर डाले उसने डुवेट उठाया और तुम्हारे नंगे शरीर पर फेंक दिया, जैसे कि तुम्हारे निशान और घाव वहां थे ही नहीं। फिर वह बाहर चला गया, तुम्हें एक घुटन भरी खामोशी में छोड़कर। तुम्हारा शरीर स्थिर रहा, लेकिन तुम्हारी आंखें धुंधली और दूर की छत की ओर खाली नजरों से ताक रही थी। तुम्हारे आंसुओं की नमी तुम्हारी जलती त्वचा पर ठंडी महसूस हो रही थी। क्या तुम वाकई इसके लायक थीं? बार बार वही दर्द, वही निशान, वही जबरदस्ती का समर्पण। सबसे छोटी गलती भी सबसे भयानक सजा की ओर ले जाती थी। तुम्हारी कमजोर उंगलियों ने ग्रे डुवेट को हल्के से पकड़ा, तुम्हारी मुट्ठियां पीली पड़ गईं, जब एक और आंसू तुम्हारे गाल पर लुढ़क गया। तुमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यह तो एक फेरी टेल होना चाहिए था। तुम्हारी बहन ने हमेशा कहा था कि वे दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, कि वे दयालु, प्यार करने वाले और रक्षक हैं। फिर कैसे? यह सब कैसे बदल गया? क्या यह सब एक झूठ था? तुमने अपना हाथ जेहोक के सीने पर रखा, अपने और उसके बीच थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करते हुए। तुम्हारी सांसें अनियमित थी, क्योंकि तुम उसकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। जेहोक, पीएल, प्लीज नॉट नाउ, तुमने फुसफुसाते हुए विनती की। तुम्हारी आवाज मुश्किल से सुनाई दी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसकी उंगलियां तुम्हारे गले के इर्द गिर्द और सख्त हो गईं। उसका चेहरा और करीब आ गया, जैसे उसने तुम्हारे शब्दों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया हो। तभी मम्मा, क्वोन की आवाज कमरे में गूंजी, उस घुटन भरे तनाव को तोड़ते हुए। जेहोक ने चुपके से गाली दी, उसका जबड़ा गुस्से में सख्त हो गया, और आखिरकार उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम तुरंत पीछे हटीं, अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछते हुए और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हुए। तुम्हारी टांगें कमजोर महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने क्वोन को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े हुए चमकते चेहरे के साथ देखा, तुम्हारा दिल हल्का हो गया। तुम घुटनों के बल बैठ गईं और उसे कसकर गले लगा लिया, अपनी बाहों में उसके छोटे से शरीर को समेटते हुए। सिर्फ क्वोन ही था जो तुम्हें सच्ची खुशी देता था। वह इकलौता था जो तुमसे सच्चा प्यार करता था। मम्मा, मैं आज बैकसीट पर गिर गया, उसने हंसते हुए कहा, उसके छोटे हाथ उत्साह से इशारे कर रहे थे। फिर डैडी ने मुझे वापस बिठाया। हाँ, मैं कार्टून जैसा लग रहा था। तुमने उसे गले से छुड़ाया, तुरंत उसके घुटनों और हाथों को चिंता से जांचते हुए। क्वोन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मम्मा को बताओ, तुमने पूछा, उसके छोटे हाथों पर अपनी उंगलियां हल्के से फिराते हुए। क्वोन बस हंसा और मुस्कुराया। मम्मा, मैं ठीक हूं। लुक, उसने एक छोटा सा चक्कर लगाया, अपने छोटे शरीर को गर्व से दिखाते हुए, जिससे तुम्हारे होठों पर एक नरम मुस्कान आ गई। तुमने उसके माथे पर एक किस दी, राहत महसूस करते हुए। थैंक गॉड। लेकिन क्वोन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुमने उसके गोलमटोल गाल को हल्के से दबाया, जिससे उसकी एक और प्यारी हंसी निकल आई। फिर तुमने उसके कपड़े बदले और उसे हर दिन की तरह एक गर्म स्नान करवाया। उसके बाद तुम उसे किचन में ले गईं, जहां वह काउंटर पर बैठ गया, अपने पैरों को मजेदार ढंग से हिलाते हुए और उत्साह से तुमसे बातें करने लगा। फिर रिया ने मुझे अपनी चॉकलेट दी। तुमने सिर हिलाया और मुस्कुराई, उसकी छोटी सी कहानी सुनते हुए, जबकि तुम उसके लिए ताजा जूस बनाने के लिए पाइनएप्पल काट रही थी। जैसे ही तुमने नाइफ नीचे रखने की कोशिश की,
पीछे से एक अचानक स्पर्श ने तुम्हें चौंका दिया। गर्म बाहों ने तुम्हारी कमर को घेर लिया, एक मजबूत सीना तुम्हारी पीठ से सट गया, जिन ने अचानक तुम्हें बैकहग कर लिया था। तुम्हारा शरीर तुरंत सख्त हो गया। क्वोन, हालांकि, हंसते हुए ताली बजाने लगा। डैडी, लुक, मम्मा इज स्कैडी कैट। जिन ने हंसते हुए अपने ठोड़ी को तुम्हारे कंधे पर टिकाया। यस, माय प्रिंस। वह इतनी आसानी से डर जाती है, उसने मजाक किया, अपनी पकड़ को थोड़ा और सख्त करते हुए। क्वोन हंसता और किलकारी मारता रहा। तुमने काटना जारी रखा लेकिन तुम्हें उसका हाथ चुपके से तुम्हारे पेट की ओर जाता हुआ महसूस हुआ। क्वोन नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह पाइनएप्पल के टुकड़े खा रहा था और शुगर के डिब्बे के साथ खेल रहा था। तुमने उसका हाथ रोकने की कोशिश में अपना हाथ उसके ऊपर रखा, लेकिन उसने तुम्हारी पैंटी के अंदर हाथ डालने की कोशिश की। तुम हाफ उठी। तुम, क्वोन। जैसे ही क्वोन का ध्यान तुम पर गया, जिन ने अचानक अपना हाथ तुमसे बाहर खींच लिया। उसने चुपके से गाली दी लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अभी भी तुम्हारे पेट को पकड़े हुए तुम्हें बैकहग किए हुए था। क्वोन मुस्कुराया, उसका मुंह पूरी तरह से भरा हुआ था। तुमने उसके मुंह से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। क्वोन, तुम्हारा दम घुट जाएगा। सब कुछ एक साथ मत खाओ। तुमने उसके छोटे हाथों से बड़ा सा फल का टुकड़ा लिया और उसे प्लेट पर रख दिया। वह नाराज हुआ लेकिन फिर मुस्कुराया, उसके छोटे हाथ अभी भी स्पून के साथ खेल रहे थे। इससे पहले कि तुम राहत महसूस कर पाती, तुम्हारी कमर पर एक मजबूत पकड़ और सख्त हो गई। तुम सख्त हो गई। जिन ने झुककर तुम्हारे कान के पास गर्म सांस छोड़ते हुए फुसफुसाया, चुप रहो। मुझे पता है तुम्हारा ब्रेन छोटा है। इसे स्ट्रेस मत दो, वरना रात में क्वोन तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी। तुम्हारा गला सूख गया, एक सिसकी बाहर आने को बेताब थी। क्वोन की मासूम आवाज ने उस घुटन भरे तनाव को तोड़ा। मम्मा, उसकी बड़ी आंखें तुम्हारी ओर टिमटिमाईं, उस भारी माहौल से पूरी तरह अनजान। यह व्हाइट व्हाइट क्या है? उसने एक छोटा सा डिब्बा उठाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। जिनकी पकड़ तुरंत ढीली पड़ गई। वह पीछे हटा, यह जानते हुए कि क्वोन उसे तुम्हारे साथ ज्यादा देर अकेले नहीं रहने देगा। तुमने जल्दी से अपनी नम आंखें पोंछीं, एक छोटी सी मुस्कान जबरदस्ती लाते हुए। यह शुगर है। क्वोन ने पाइनएप्पल का एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाया, सोच में डूबा हुआ। फिर उसके होंठ उत्साह में मुड़े। सुगा, तुम्हारे होठों से एक छोटी सी हंसी लगभग निकल पड़ी, लेकिन तुमने सिर हिलाया, उसके होठों से चिपचिपा रस पोंछते हुए। यह शुगर है। सूजी यार। क्वोन ने उत्साह से सिर हिलाया, उसके छोटे हाथ ताली बजाने लगे। सूजी यार। शुगर, उसने चहकते हुए कहा, उसकी आवाज खुशी से भरी थी। तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, उसके नरम गाल पर एक किस देकर। लेकिन इससे पहले कि तुम उसे और पकड़ पाती, जिनने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। चलो, हम कुछ प्ले करेंगे। क्वोन की आंखें चमक उठीं। प्ले? यस, हम बार्बी डॉल खेलेंगे। वह जिन की बाहों में तड़पने लगा, पहले से ही अपनी डॉल्स लेने के लिए उत्सुक। लेकिन जिन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। नहीं, बॉयज का गेम्स खेलते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ सिकुड़ गया। यहीं से शुरू होता है ना? बच्चों को बॉयज और गर्ल्स में बांटने की सूक्ष्म कोशिश। अगर एक लड़की क्रिकेट बैट उठाए, नहीं, वह लड़की है। उसे पिंक बार्बीज के साथ खेलना चाहिए। अगर एक लड़का डॉल चाहे, नहीं, वह लड़का है। वह कार्स के साथ खेलता है। इस मानसिकता में क्या गलत है? और फिर भी वे भी इसका हिस्सा हैं। वे हमेशा क्वोन को एक बॉय बनने के लिए कहते हैं, न कि एक अच्छा इंसान। वे उसे मस्कुलर, पावरफुल, डोमिनेंट बनने के लिए धक्का देते हैं, लेकिन वे उसे दयालु, सम्मानजनक और जमीन से जुड़ा होना कभी नहीं सिखाते। क्वोन अचानक जिन की पकड़ में तड़पने लगा। डैडी, रुको, वापस चलो। जिन ने निराशा में आह भरी। क्या हुआ? लेकिन क्वोन पहले से ही उसकी बाहों से झुक रहा था, उसके छोटे हाथ टेबल पर रखे बॉल की ओर बढ़ रहे थे। किसी के रोकने से पहले उसने पाइनएप्पल के 2 मुट्ठी भर टुकड़े पकड़ लिए,
जिन्हें तुम जूस के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। एक विजयी मुस्कान के साथ उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं। चलो चलो, मिशन कंप्लीटेड। जिन ने फिर से आह भरी, लेकिन तुम बस देखती रहीं। क्योंकि उस पल में क्वोन बस एक बच्चा था, खुश और आजाद। न कि कोई बॉय या गर्ल जिसे किसी सांचे में ढाला जाए। तुम्हारे होठों पर एक नरम मुस्कान रेंग आई। वह एक रेनबो की तरह था, हमेशा चमकता, हमेशा खुश। उसकी शरारती छोटी हरकतें और मासूम शब्द आसपास के सभी को हंसाने का तरीका रखते थे। जिन दौड़कर बाहर निकला, क्वोन को अपनी बाहों में लिए हुए, जैसे वह कोई छोटा चोर हो जो क्राइम सीन से भाग रहा हो। जिस तरह वे उसकी बात सुनते थे, जैसे वह उन पर राज करता हो, वह कुछ कम अडोरेबल नहीं था। वे सिर्फ पिता नहीं थे, वे किसी भी बच्चे के लिए सबसे अच्छे पिता थे। बस एक आंसू, एक छोटी सी सिसकी, और वे पहाड़ हिला देते थे उसे खुश करने के लिए। उसकी हर असंभव इच्छा पूरी। टॉयज, एनिमल्स, प्लशीज, बार्बी सेट्स, उसके कमरे में सब कुछ था। नहीं, उसका कमरा सिर्फ कमरा नहीं था। वह एक और छोटा सा घर था, एक बच्चे का ड्रीम लैंड। एक बार क्वोन ठोकर खाकर डेस्क के खिलाफ गिर गया था। बस एक छोटा सा घाव था, कुछ गंभीर नहीं। लेकिन उनके लिए यह अस्वीकार्य था। अगले दिन तक उन्होंने उसका सारा फर्नीचर नया कर दिया था। सब कुछ नरम, प्लश चेयर्स, पैडेड टेबल्स, यहां तक कि बेड में भी अतिरिक्त कुशनिंग थी। कुछ भी सख्त नहीं, कुछ भी नुकीला नहीं। क्योंकि उनके लिए क्वोन का संसार हमेशा सुरक्षित होना था। वो डैडी, एक बार और। क्वोन की हंसी हॉल में गूंजी जब जिन ने उसे यूंगी की ओर उछाला, जिसने उसे आसानी से पकड़ लिया, बच्चे की असीम ऊर्जा पर हंसते हुए। देर रात थी, शायद 11 पीएम के आसपास। सभी मेंबर्स लिविंग रूम में इकट्ठा थे, कुछ क्वोन के साथ खेल रहे थे, कुछ टीवी देख रहे थे। यह सैटरडे था, उनका एक दिन जब वे अपने बच्चे के लिए समय निकाल पाते थे। इस बीच तुम किचन में अकेली खड़ी थी। तुम्हारा शरीर कमजोर महसूस हो रहा था, थका हुआ, भूखा। तुम्हारे पेट में एक हल्का दर्द धड़क रहा था। थकान और भूख का मिश्रण तुम्हारे अंदर मरोड़ पैदा कर रहा था। लेकिन तुम नहीं रुकी। तुम उनके लिए पुडिंग बना रही थी। तुम्हारा हाथ उबलते कंटेनर के पास मंडरा रहा था। तुम्हारे विचार कहीं दूर खोए हुए थे, जब अचानक एक गर्म पकड़ ने तुम्हारी कमर को घेर लिया। तुम चौंक गईं। एक ठोस सीना तुम्हारी पीठ से सट गया। वह गर्माहट बिल्कुल पहचानने योग्य थी। तहयुंग। उस अप्रत्याशित स्पर्श ने तुम्हें डरा दिया, और तुम्हारा हाथ लगभग गर्म कंटेनर को छूने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, उसकी हथेली तेजी से आगे बढ़ी, तुम्हारी जख्मी त्वचा को जलती गर्मी से बचा लिया। केयरफुल, डार्लिंग। उसकी गहरी आवाज तुम्हारे कान के पास गूंजी, उसके होंठ तुम्हारे खुले कंधे को छू रहे थे। तुमने मुश्किल से निगला। मैं पुडिंग तैयार कर रही हूँ। बस कुछ मिनट्स। वह हिला नहीं। इसके बजाय उसने अपनी ठोड़ी तुम्हारे कंधे पर टिका दी। उसकी नजरें तुम्हारे कांपते हाथों पर टिकी थी। क्या तुम्हें भूख नहीं है? उसकी आवाज अब नरम थी, किसी अनपढ़ भाव से भरी। तुमने पिछले 2 डेज से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी हजेल आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम्हारी उंगलियां ग्रेनाइट काउंटर के खिलाफ सिकुड़ गईं, उसे पकड़ते हुए जैसे वह एकमात्र चीज थी जो तुम्हें खड़ा रखे हुए थी। वाई, युंगी ने परमिशन नहीं दी। तुम्हारी आवाज कांपती हुई निकली, लगभग सुनाई नहीं दी। तहयुंग ने तुम्हारी गर्दन पर एक नरम किस दी और फिर तुम्हें अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखें और गहरी हो गईं जब उसने देखा कि तुम अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछ रही थी, जैसे उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही हो। उसका हाथ ऊपर आया, धीरे से तुम्हारे गाल पर टिका। डोंट वरी, मैं हायंग को हैंडल कर लूंगा। तुम्हें डर का झटका लगा। तुमने घबराहट में सिर हिलाया, आंखें चौड़ी करते हुए उसकी ओर देखा। NOH, वह नाराज हो जाएगा, प्लीज। उसका अंगूठा तुम्हारे जख्मी होंठ पर फिसला। उसकी नजर वहां टिकी रही। उसे यह नफरत थी। तुम्हें इस हाल में देखना नफरत थी। यह नफरत थी कि वह बस तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं लगा सकता और इस दर्द और बदले के चक्र को खत्म नहीं कर सकता।
लेकिन वह रातों रात चीजें नहीं बदल सकता था। एक चुप्पी भरी आह के साथ वह पीछे हट गया। तुमने देखा, दिल धड़कते हुए, जब उसने फ्रिज से फ्राइड राइस की एक बॉल निकाली और उसे माइक्रोवेव में रख दिया। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। अगर यूंगी या कोई और मेंबर यह देख लेता, वे निश्चित रूप से तुम्हें पनिश करते। इस सोच मात्र से तुम्हारा पेट डर से मरोड़ उठा। माइक्रोवेव ने बीप की। तहयुंग ने गर्म बॉल निकाली, अपने हाथों को क्लॉथ से ढकते हुए। उसने एक स्पून पकड़ा और तुम्हारी ओर मुड़ा। उसने चावल का एक कौर तुम्हारे होठों की ओर बढ़ाया। तुमने सहज रूप से अपना हाथ उठाया, उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। जी, तहयुंग, वाई, यूंगी नाराज हो जाएगा। पीएल, प्लीज। उसकी नजर स्थिर रही। अटल, डोंट वरी, खाओ। तहयुंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसका जबड़ा सख्त हो गया जब उसने तुम्हें विरोध करते देखा। उसकी नजर और गहरी हो गई। मैंने कहा खाओ। उसकी आवाज दृढ़ थी, जिससे तुम चौंक गईं। तुम्हारा हाथ नीचे गिर गया और तुमने अपने होंठ खोलकर एक छोटा सा कौर लिया। और जिस पल वह खाना तुम्हारी जीभ को छुआ, वह स्वर्ग था। इतनी साधारण चीज, जिसे लोग बिना सोचे बर्बाद कर देते हैं, फिर भी तुम्हारे लिए वह सब कुछ थी। यह विडंबना क्रूर थी। यह घर, यह लक्जरी से भरी मैंशन, यहाँ के लोगों को खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तहयुंग ने तुम्हें खाना खिलाना जारी रखा। और एक बार के लिए तुम यूंगी के बारे में नहीं सोच रही थी। न जिमिन के बारे में, न किसी और के बारे में। सिर्फ खाना। सिर्फ वह स्वाद जो तुम्हारे खाली पेट को भर रहा था। एक भूखा इंसान खाने की असली कीमत जानता है। और तुम भी जानती थी। तुमने ऐसे दिन बिताए थे, भूखे, कमजोर होते हुए, मुरझाते हुए। लेकिन क्या उन्हें परवाह थी? क्या हास्यास्पद सवाल है। अगर उन्हें परवाह होती, तो तुम यहां अपने ही घर में भिखारी की तरह खाना नहीं खा रही होती। तहयुंग ने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने देखा कि तुम कैसे खा रही थी, बेताबी से, जल्दी से, जैसे डर रही हो कि यह छीन लिया जाएगा। उसकी स्पून पर पकड़ और सख्त हो गई। उसे तुम्हें इस हाल में देखना नफरत थी। वह बता सकता था, तुमने डेज से कुछ नहीं खाया था। तहयुंग ने अपने हथेली के पीछे से तुम्हारे होंठ पोंछे। उसका स्पर्श एक सेकंड ज्यादा देर तक रहा। और खाना है, तुमने सिर हिलाया, आखिरी कौर चुपचाप चबाते हुए। उसने बॉल को सिंक में रखा, अपने हाथ धोए, और तुम्हारी ओर आखिरी बार देखा। तुमने पानी पिया, अपनी ताकत धीरे धीरे लौटती महसूस की। तहयुंग वापस आया, उसकी हथेली तुम्हारे गाल पर हल्के से थपथ पाई। किसी को मत बताना, ओके। तुमने तुरंत सिर हिलाया। तुम क्यों बताती? तुम्हें पता था कि अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा। तुम हमेशा जानती थी। जैसे ही वह गया, तुमने राहत की सांस ली। लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकी। वह तुम्हारे प्रति सिंपैथी क्यों दिखाता है जब दिन के अंत में तुम अभी भी उसके अधीन हो? वह इतना जेंटल क्यों करता है जब तुम जानती हो कि जिस पल वह ड्रंक हो जाएगा, वह दूसरों से अलग नहीं होगा? पिछले 2 मंथ से वह अजीब तरह से नरम व्यवहार कर रहा था। और यह तुम्हें डराता है। यह तुम्हें मृत्यु तक डराता है। क्योंकि तुम जानती हो, जब वह आखिरकार टूटेगा, तो यह पहले से भी बदतर होगा। क्वोन के छोटे हाथ उसकी ब्लू कार को पकड़े हुए कांप रहे थे। उसकी आंखें तुम्हारी गोद और तुम्हारे चेहरे के बीच डर से इधर-उधर जा रही थी। उसकी सांस रुक गई और वह सहज रूप से और करीब खिसक आया। उसकी छोटी उंगलियां तुम्हारी कलाई को कसकर पकड़ रही थी। जिस पल गर्म पुडिंग तुम्हारी गोद में गिरी, तुम्हारी त्वचा पर एक तेज जलन फैल गई। तुमने एक सांस खींची, धीरे से सिसकते हुए। तुम्हारी उंगलियां तुम्हारी ड्रेस के कपड़े को पकड़ रही थी, ताकि उसे थोड़ा ऊपर उठा सकें, कुछ भी जिससे जलती गर्मी और गहराई तक न जाए। यूंगी का हाथ हल्का सा हिला। उसकी उंगलियां आधे उठीं जैसे वह कुछ करना चाहता हो। लेकिन उतनी ही जल्दी उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को एक तंग मुट्ठी में बंद कर लिया, उन्हें वापस अपनी गोद में रखते हुए। बाकियों ने तुम्हारी ओर मुश्किल से एक नजर डाली। उदासीनता। यह कुछ ऐसा था जिसके तुम आदी हो चुकी थी। लेकिन क्वोन उन जैसा नहीं था।
उसका निचला होंठ कांप रहा था, आंखें चमक रही थी। जब उसने तुम्हारी आस्तीन खींची, उसकी छोटी सी आवाज टूट रही थी। मम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने जबरदस्ती मुस्कुराया, अपने गले में दबे दर्द को निगलते हुए। तुम्हारे हाथ उस जलन के बावजूद उसके नरम बालों को सहलाने के लिए बढ़े। इट्स ओके बेबी, यह बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन क्वोन को यकीन नहीं हुआ। उसने तुम्हारी बाह को और सख्ती से पकड़ा, उसका छोटा सा शरीर और करीब खिसक आया, जैसे वह तुम्हें अगली किसी भी प्रतिक्रिया से बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें यूंगी की ओर टिमटिमाईं, कुछ ढूंढते हुए, शायद सांत्वना, शायद जवाब। यूंगी का जबड़ा हल्का सा सख्त हो गया। उसकी नजर तुम्हारी गोद पर एक पल के लिए टिकी और फिर उसने नाक से सांस छोड़ते हुए नजर फेर ली। तह्युंग की आंखें हालांकि एक पल और ठहरी। उसकी उंगलियां हल्के से उसके घुटने पर थपथपाईं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। लेकिन न तो वे हिले, नहीं उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि इस घर में दर्द सिर्फ तुम्हारा बोझ था। क्वोन ने सिसकियां भरी। उसके छोटे हाथ तुम्हारी ड्रेस के किनारे को पकड़े हुए थे, जैसे डर रहा हो कि तुम गायब हो जाओगी। उसका निचला होंठ कांप रहा था और उसका छोटा सा सीना असमान रूप से ऊपर नीचे हो रहा था और सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। किन यह दर्द हुआ? मैंने देखा मम्मा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। तुम्हारी उंगलियां हवा में ठिठकी और फिर उसके गोलमटोल गालों को पकड़ा, आंसुओं की धारियों को पोंछते हुए। उसकी त्वचा गर्म थी, नरम, उस क्रूर दुनिया से अछूती जिसमें वह बड़ा हो रहा था। तुमने एक और मुस्कान जबरदस्ती लाई, हालांकि तुम्हारी टांग में हर हल्की हलचल के साथ तेज दर्द धड़क रहा था। यह जल रहा था, लेकिन क्वोन की कांपती आंखें उससे भी ज्यादा जल रही थी। सिली बॉय, तुमने फुसफुसाया, उसके माथे पर एक नरम किस देते हुए। मम्मा स्ट्रॉन्ग है। देख, तुमने अपने हाथ उठाए, अपनी उंगलियों को मजाक में मोड़ते हुए, जैसे अपनी ताकत साबित कर रही हो। लेकिन क्वोन को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर से सिसकते हुए सिर हिलाया। नहीं, तुम हमेशा ऐसा कहती हो, लेकिन तुम हमेशा हर्ट होती हो। उसकी छोटी मुट्ठियां तुम्हारी ड्रेस के इर्द गिर्द सख्त हो गईं। उसकी आंखों में साफ निराशा थी। और उन्हें परवाह नहीं है। वे सॉरी भी नहीं कहते। उसके शब्दों ने तुम्हारे दिल को दर्दनाक रूप से मरोड़ दिया। एक 5 साल का बच्चा वह कैसे देख सकता था जो बड़े बड़े मर्द नजरअंदाज करना चुनते थे। तुमने मुश्किल से निगला, धीरे से उसके सिर के पीछे को पकड़ा और उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। उसका छोटा सा शरीर तुम में समा गया। उसके छोटे हाथ तुम्हारी पीठ को पकड़े हुए थे, जैसे तुम ही वह एकमात्र चीज हो जो उसे सुरक्षित रखे। क्वोन, तुमने उसके बालों के खिलाफ बुदबुदाया, मम्मा तब तक ठीक है जब तक तुम हैप्पी हो। उसने थोड़ा पीछे हटकर तुम्हें देखा, उसकी बड़ी आंखें अभी भी चमक रही थी। प्रॉमिस? तुमने जबरदस्ती सिर हिलाया, भले ही यह एक झूठ था। क्वोन, मेरे बेबी, प्लीज रो मत। मम्मा ठीक है। तुम्हारी कांपती आवाज ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, जबकि तुमने उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा। उसकी बड़ी, आंसुओं भरी आंखें तुम्हें चिंता से देख रही थी। उसने सिसकियां भरी, उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई और कमजोरी से सिर हिलाया। क्वोन, मुझे डर लग गया था। मुझे लगा तुम हर्ट हो गई। उसकी आवाज डगमगाई और इससे पहले कि तुम कुछ कह पाती, उसने फिर से अपनी छोटी बाहें तुम्हारे इर्द गिर्द लपेट दी। उसके छोटे हाथ तुम्हारी शर्ट के कपड़े को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे डर रहा हो कि तुम गायब हो जाओगी। तुमने उसे वापस गले लगाया, अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए। अपनी ताकत जुटाकर तुम धीरे धीरे खड़ी हुई, उसे अपनी बाहों में उठाते हुए। तुम्हारी टांगें कमजोर थी, लेकिन तुमने खुद को संभाला, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। तुम बैठ गईं और पुडिंग का छोटा कंटेनर उठाया, बचे हुए हिस्से को स्पून में डालकर इसे उसके होठों तक ले जाकर तुमने देखा कि उसने उत्साह से एक कौर लिया। उसके गाल थोड़े फूल गए जब वह चबा रहा था। तुम्हें पसंद आया? तुमने नरम स्वर में पूछा, अपने अंगूठे से उसके होठों पर लगे पुडिंग के छोटे छोटे निशान पोंछते हुए। उसका चेहरा तुरंत चमक उठा, आंखें टिमटिमाईं जब उसने सिर हिलाया। क्वोन, हाँ मम्मा,
उसकी हंसमुख आवाज ने तुम्हारा दिल पिघला दिया। उस पल के लिए सारा दर्द दूर हो गया। तुमने उसके गोलमटोल गाल पर एक नरम किस दी, लेकिन तुम्हारे शरीर में जलन की सनसनी कभी कम नहीं हुई। यह बनी रही, तुम्हारी नसों में आग की तरह फैलती हुई, तुम्हारी सांसों को आसमान बनाती हुई। दर्द बहुत ज्यादा था, फिर भी तुमने उसे कसकर पकड़े रखा, उसे अपने बेडरूम तक ले गई। उसकी छोटी बाहें तुम्हारी गर्दन के इर्द गिर्द लिपटी थी। उसकी गर्माहट तुम्हारे शरीर के दर्द के बावजूद सांत्वना दे रही थी। धीरे से तुमने उसे बेड पर लिटाया, ब्लैंकेट के नीचे उसे ठीक किया। तुम लेटने वाली थी ताकि वह तुम पर आराम कर सके, लेकिन तुम्हारी मांसपेशियों में तेज जलन ने तुम्हें रोक दिया। तुम इसके बजाय बैठ गईं, एक हाथ अपनी कमर पर दबाते हुए। क्वोन, मम्मा, मैं तुम पर नहीं सोऊंगा। तुम हर्ट हो ना? उसकी मासूम आवाज ने तुम्हारा दिल मरोड़ दिया। उसकी चौड़ी, अवलोकन करने वाली आंखें तुम्हें ऐसी चिंता से देख रही थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। तुमने झुककर उसके गाल पर एक और नरम किस दी। तुम, थैंक यू मेरे बेबी, लेकिन मुझे तुम्हें सुलाने दो, ओके? उसने सिर हिलाया, फिर भी तुम्हें देखता रहा। तुम उसके बगल में लेट गईं, अपनी करवट पर आराम करते हुए, और धीरे से उसके सिर पर थपकी दी। उसकी सांसें धीमी हो गईं क्योंकि वह तुम्हारे स्पर्श में ढीला पड़ गया। उसकी छोटी उंगलियां ब्लैंकेट में सिकुड़ गईं। वह तुम्हारी थपकियों का इतना आदी था, तुम्हारी उंगलियों की लय का, तुम्हारी मौन गुनगुनाहट का। कितना अडोरेबल था वह, इतना छोटा फिर भी इतना समझदार। अगर उसने कभी गलती से तुम्हें हर्ट किया तो वह हमेशा माफी मांगता। उसकी छोटी सी आवाज अपराध बोध से भरी होती। लेकिन बड़ों का क्या? उनके बारे में क्या? वे जानबूझकर हर्ट करते हैं, फिर भी सॉरी शब्द कभी उनकी ज़बान पर नहीं आता। तुमने देखा कि क्वोन का छोटा सा सीना एक स्थिर लय में ऊपर नीचे हो रहा था। उसके छोटे हाथ उसके चेहरे के पास ढीले ढाले सिकुड़े हुए थे, उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे, गहरी नींद में। धीरे से तुमने अपना सिर पिल्लों से उठाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह पूरी तरह सो चुका है। तुम सावधानी से उठीं, एयर कंडीशनर का रिमोट उठाया। ठंडक को कम करके तुमने डुवेट उठाया और धीरे से उसे उसके सीने तक ढक दिया। उसका शरीर हल्का सा हिला, लेकिन वह जागा नहीं। एक चुप्पी भरी आह के साथ तुम खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गईं, दरवाजा धीरे से बंद करते हुए। बर्तन अभी भी सिंक में इंतजार कर रहे थे और किचन को साफ करना था। तुम उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही तुम डाइनिंग एरिया में दाखिल हुई, तुम्हारे पैर जम गए। यूंगी डाइनिंग टेबल पर बैठा था, उसका फोन उसके हाथ में था। उसकी मुद्रा रिलैक्स थी, लेकिन जिस तरह उसने तुम्हारी ओर देखा उसमें कुछ अनसेटलिंग था। उसकी गहरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिली, जिससे तुमने मुश्किल से निगला। तुम्हारी उंगलियां सहज रूप से तुम्हारे कपड़ों के किनारे में सिकुड़ गईं। तुम, वाय यूंगी, हे कुछ चाहिए? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से, गंभीरता से सिर हिलाया। फिर बिना एक शब्द कहे उसने तुम्हें पास आने का इशारा किया। तुम्हारा दिल धड़कने लगा जब तुम हिचकिचाईं, लेकिन तुमने अपने पैरों को जबरदस्ती हिलाया। कदम दर कदम तुम उसके पास गईं, तब रुकी जब उसने अपने सामने वाली चेयर खींची। तुम धीरे से उस पर बैठ गईं, उसकी नजर का वजन महसूस करते हुए। तुम, क्या कुछ हैच हैपेंड? तुम्हारी आवाज मुश्किल से तुम्हारे गले से निकली। कमरे का तनाव गाढ़ा था, घुटन भरा। यूंगी ने अपना फोन टेबल पर रखा, उसकी उंगलियां हल्के से स्क्रीन पर थपथपाईं, और फिर उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। यूंगी ने अचानक तुम्हारे घुटने को पकड़ा, तुम्हारी टांग को अपनी गोद में खींच लिया। तुम्हारी सांस रुक गई। तुम्हारा शरीर सख्त हो गया जब डर तुम्हारी रीढ़ में रेंगने लगा। तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे कपड़ों में सिकुड़ गई, कसकर पकड़ते हुए। क्या वह तुम्हारी पहले से जली त्वचा पर उबलता पानी डालने वाला था? क्या वह उन फफोलों पर दबाव डालने वाला था, तुम्हें सबसे भयानक दर्द महसूस कराने के लिए? तुम्हारे होंठ कांप रहे थे जब तुमने उन्हें काट लिया, एक सिसकी को रोकते हुए। उसने चुपचाप तुम्हारे कपड़ों का कपड़ा ऊपर खींचा, सिर्फ इतना कि तुम्हारी जांघ पर लाल हुई त्वचा दिखाई दे। छोटे छोटे फफोले जले हुए हिस्से पर बन गए थे, कच्ची त्वचा डिम लाइट में और भी बदतर दिख रही थी।
युंगी की गंभीर नजर तुम्हारे घाव पर कुछ देर टिकी रही। उसका चेहरा अनपढ़ था, जिससे तुम्हारा दिल और तेज धड़कने लगा। तुम, वाए, युंगी, मैं सावधान रहूंगी। पीएल, प्लीज। मैं सॉरी हूं। यह एक्सीडेंटल था। मैं स्वेयर करती हूं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने अचानक ऊपर देखा। तुम्हारे शब्द तुम्हारे गले में ही मर गए। तुम्हारे होंठ कांपने लगे, और इससे पहले कि तुम खुद को रोक पाती, चुपचाप आंसू तुम्हारे गालों पर लुढ़क गए। एक हल्की सिसकी निकली जब तुमने अपनी नजर नीचे की, उसकी आंखों से मिलने से इनकार करते हुए। बिना एक शब्द कहे युंगी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी ट्यूब क्रीम और एक बैंडेज निकाली। तुमने पलकें झपकाईं। तुम्हारी सांस कांप रही थी। तुम ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसका चेहरा देखने से बहुत डर रही थी। युंगी, केयरफुल रहो। क्वोन के आसपास ज्यादा केयरलेस मत बनो। उसकी आवाज धीमी थी। उसका टोन न्यूट्रल था, लेकिन फिर उसने हल्का सा गला साफ किया। युंगी, मेरा मतलब, क्वोन हर्ट हो सकता है। तुम्हें उसके शब्दों को समझने का समय भी नहीं मिला कि तुम्हारी त्वचा में एक तेज जलन दौड़ गई। तुम्हारे होठों से एक छोटी सी सिसकी निकली जब उसने ठंडी क्रीम को फफोलों पर लगाया। जिस पल यह तुम्हारे घाव को छुआ, एक जलन भरी सनसनी फैल गई, जिससे तुम्हारी पकड़ वुडन टेबल पर और सख्त हो गई। तुम्हारी नाखून सतह में धंस गए क्योंकि तुमने एक और दर्द भरी आवाज को रोक लिया। उसने और कुछ नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ता रहा। उसका स्पर्श अजीब तरह से नरम था, भले ही आप दोनों के बीच का माहौल रूखा था। तुम्हारी आवाज डर से भरे सीने से कमजोर निकली, मुश्किल से फुसफुसाहट से ज्यादा। युंगी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सावधानी से बैंडेज को तुम्हारे जले हुए हिस्से पर रखा, अपनी उंगलियों को हल्के से दबाकर उसे ठीक किया। तुमने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपनी सिसकियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन दर्द असहनीय था। घाव नरक की तरह जल रहा था। क्रीम ने उस जलन को और बढ़ा दिया। तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन तुमने अपने कांपते होठों को काट लिया, एक और आवाज निकलने से रोकते हुए। काम पूरा होने पर उसने चुपचाप तुम्हारी टांग को वापस फर्श पर रख दिया। बिना एक शब्द कहे वह खड़ा हुआ और किचन की ओर चला गया। जैसे ही वह डोरवे के पीछे गायब हुआ, तुम्हारा संयम टूट गया। एक रुकी हुई सिसकी निकली जब तुम थोड़ा झुकी। तुम्हारे कंधे कांप रहे थे, लेकिन यह भी, रोना भी अलाउड नहीं था। तुमने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा। तुम्हारी सांसें असमान थी। किचन से तुमने पानी बहने की आवाज सुनी। युंगी अपने हाथ धो रहा था। फिर माइक्रोवेव का हल्का डिंग गूंजा। उसके बाद फूड पैकेजिंग की सरसराहट। तुम्हें एहसास हुआ कि उसने किचन में खाने की तलाश की होगी जब तुम वहां नहीं थी, और उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो एक प्रॉपर मील के रूप में खाया जा सके। तो उसने ऑर्डर किया। कुछ पल बाद वह एक प्लेट हाथ में लिए लौटा। बिना एक शब्द कहे वह तुम्हारे सामने अपनी सीट पर वापस बैठ गया। आप दोनों के बीच की खामोशी गहरी थी, तुम्हारे सीने पर एक बोझ की तरह दब रही थी। तुम्हारी नजर प्लेट पर पड़ी। ओह नहीं, तुम पहले से ही भरी हुई थी, तो अब कैसे खा सकती थी? युंगी ने हल्के से सांस छोड़ी। युंगी, हम, उसकी गहरी गुनगुनाहट ने तुम्हारी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तुमने मुश्किल से निगला, अनिश्चित कि अब क्या करना है। युंगी ने प्लेट को तुम्हारी ओर धकेला। उसकी नजर तुम पर टिकी थी जब तुमने हिचकिचाते हुए स्पून उठाया। तुमने जबरदस्ती एक कौर लिया, धीरे धीरे चबाया। खाना तुम्हारे मुंह में भारी लग रहा था, निगलना लगभग असहनीय था। तुमने एक और छोटा सा कौर लिया, मुश्किल से कुछ खाते हुए। युंगी की तीखी आंखों ने यह देख लिया। उसकी भौहें सिकुड़ गई, उसका चेहरा और गहरा हो गया। युंगी, रुको। क्या तुमने पहले कुछ खाया था? तुम्हारा हाथ हवा में जम गया। तुम्हारा दिल धड़कने लगा जब तुमने ऊपर देखा। तुम्हारी नजर उसकी गहरी आंखों से मिली। उनकी तीव्रता ने तुम्हारा गला सूखा दिया। उसके साथ झूठ बोलना कभी एक ऑप्शन नहीं था। तुम्हारी नजर तुम्हारी गोद पर गिर गई, उंगलियां हल्के से कांप रही थी। तुम, मैं सॉरी हूं। मैं आह। तुम्हारे बालों पर एक तेज झटके ने तुम्हारे शब्दों को बीच में काट दिया।
युंगी की लंबी उंगलियां तुम्हारे बालों में उलझ गईं। उन्हें कसकर पकड़ते हुए उसने तुम्हारा सिर पीछे खींचा। तुम्हारी खोपड़ी में दर्द की एक सहरन दौड़ गई, जिससे तुम्हारी आंखें ताजा आंसुओं से चुभने लगी। यूंगी, क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था? हाँ। उसकी आवाज धीमी थी, नियंत्रित, लेकिन इसके नीचे का गुस्सा साफ था। तुमने ऊपर हाथ बढ़ाया, उसकी पकड़ को ढीला करने की बेताब कोशिश की, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ वह और सख्त होती गई। तुम्हारी खोपड़ी जल रही थी। खिंचाव तुम्हारी रीढ़ में तेज दर्द की लहरें भेज रहा था। तुम वाई यूंगी पीएल, प्लीज मुझे सुनो। मैं एस सॉरी हूं। जीतेहुंग ने कहा। तुम्हारे शब्द एक सिसकी में टूट गए। दर्द असहनीय था। एक औरत के बाल सबसे संवेदनशील हिस्सा होते हैं, और वह यह जानता था। युंगी ने एक बिना हास्य वाली हंसी छोड़ी। उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। युंगी, ओह, तो अब तुम मेरे शब्दों को इग्नोर करोगी सिर्फ दूसरों की वजह से? हाँ। उसकी आवाज मॉकिंग थी, लेकिन उसकी पकड़ क्रूर बनी रही। तुम कमजोर सिसकियां ले रही थी। तुम्हारा शरीर उसकी पकड़ के नीचे कांप रहा था। तुम वाई यूंगी पीएल, प्लीज मुझे एक बार सुन लो, प्लीज। इससे पहले कि तुम एक और शब्द कह पाती, उसका हाथ तुम्हारे गाल पर जोर से पड़ा। तुम्हारा सिर एक तरफ झटका खा गया। तुम्हारी त्वचा पर एक तेज जलन उभर आई। उस प्रहार ने तुम्हें पूरी तरह खामोश कर दिया। एक हाफ तुम्हारे गले में अटक गई। तुम्हारे होंठ कांप रहे थे जब ताजा आंसू तुम्हारी आंखों से छलक पड़े। तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन तुम अभी भी उसे खड़ा हुआ देख सकती थी। उसने तुम्हारा चेहरा रूखेपन से पकड़ा, तुम्हें ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी उंगलियां तुम्हारे गालों में धंस रही थी। यूंगी, अगर मैं तुम्हें एक वीक तक भूखा रहने को कहूँ, तो तुम भूखी रहोगी। उसकी आवाज ठंडी थी, अटल। तुम मुश्किल से सिर हिलाने में कामयाब हुई। तुम्हारा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। आंसू तुम्हारे चेहरे पर लगातार बह रहे थे। तुम्हारे हाथ तुम्हारी गोद में कांप रहे थे। एक घृणित स्टॉफ के साथ उसने तुम्हारा चेहरा झटक दिया और चला गया। जैसे ही वह गायब हुआ, तुम्हारा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। एक रुकी हुई सिसकी तुम्हारे गले से फटी। तुम्हारे कंधे हिंसक रूप से कांप रहे थे। तुमने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में दबा लिया, अपनी हथेलियों में रोते हुए। क्या तुम वाकई इसके लिए पैदा हुई थी? उनके लिए यह हमेशा नॉर्मल क्यों लगता था? वे तुम्हें अपमानित करना क्यों नहीं रोक सकते थे? युंगी सीढ़ियों पर खड़ा था, देख रहा था। उसकी तीखी आंखें तुम्हारी टूटी हुई शक्ल को देख रही थी। तुम्हारी सिकुड़ी हुई देह, तुम्हारी दबी सिसकियां, जिस तरह तुम्हारा पूरा शरीर चुपके से पीड़ा में कांप रहा था। उसने आह भरी। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ ने उसे रोक लिया। उसके पैर नहीं हिले। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह वापस चला आया। तुमने उसकी मौजूदगी को देखने से पहले महसूस किया। घबराहट में तुमने जल्दी से अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों के पीछे पोंछा, खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। युंगी 2 कदमों में तुम तक पहुंच गया और उसने तुम्हारा चेहरा फिर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां तुम्हारी जबड़े को पकड़े हुए थी। युंगी, पागल हो गई हो? हाँ। जब मैंने फ्राइडे को कहा था कि तुम खाना नहीं खाओगी, तो फिर तुमने क्यों खाया? हाँ। उसकी आवाज तीखी थी, आरोप लगाने वाली। उसकी गहरी आंखें तुम्हारी आंखों में धंस रही थी, जवाब की उम्मीद करती हुई। लेकिन तुम्हारा गला सूखा था, तुम्हारी सांस असमान थी। अब तुम क्या कह सकती थी? तुम चुपचाप सिसक रही थी। तुम्हारी आंखें बंद थी, आंसुओं को रोकने में असमर्थ। तुम मैं सॉरी हूं। तुम्हारी आवाज भावनाओं से टूट गई क्योंकि सिसकियां तुम पर हावी हो गई। अपराध बोध और डर एक दूसरे में उलझ गए, सांस लेना मुश्किल कर रहे थे। फिर बिना किसी चेतावनी के युंगी ने तुम्हें किस किया। तुमने पीछे नहीं हटने की हिम्मत की, नहीं उसका किस लौटाया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि उसका विरोध करने की कोशिश के क्या परिणाम होंगे। उसने तुम्हें गहरे से किस किया। उसके होंठ तुम्हारे होठों पर उतावले थे, और जब वह पीछे हटा, उसने तुम्हारे निचले होंठ को हल्के से काटा। एक हल्की सी जलन बनी रही जब उसने आखिरकार किस तोड़ा। युंगी, अगली बार मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज दृढ़ थी।
लेकिन तुम उसमें छिपी निराशा को सुन सकती थी। तुमने चुपचाप सिर हिलाया, आंसू अभी भी खुलकर बह रहे थे। यह अजीब था, है ना? भले ही तुम्हें एक परिवार की तरह होना चाहिए था, कभी कभी भाइयों के बीच का ईगो रास्ते में आ जाता था, खासकर जब बात तहयुंग की आती थी। युंगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तहयुंग तुम्हारे प्रति सिंपैथी दिखाता था, जैसे यह कुछ ऐसा हो जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकता था। युंगी की पकड़ तुम पर और सख्त हो गई जब उसने अचानक तुम्हें उठा लिया, जिससे तुम चौंक कर सिहर गईं। तुम हाफ उठीं, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा जब तुमने उसके कंधे को पकड़ा, तुम्हारा शरीर गिरने के डर से सख्त हो गया। लेकिन उसकी पकड़ अटल थी, मजबूत, जैसे वह तुम्हें किसी भी हाल में गिरने नहीं देगा। उसने तुम्हें अपने कमरे में ले जाकर क्वोन के बगल में धीरे से लिटा दिया। तुम उसकी नरम सांसें सुन सकती थी, लेकिन युंगी की मौजूदगी भारी थी। वह तुम पर झुका, उसका चेहरा करीब, और अपने अंगूठे से तुम्हारे आंसुओं को पोंछा। युंगी, रो मत। फिर उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, उसकी आवाज बदल गई जब उसने क्वोन की ओर देखा। युंगी, जल्दी करो, रो मत। क्वोन जाग जाएगा। उसके शब्द जल्दबाजी में थे, जैसे उसे अचानक याद आया कि तुम्हारा बेटा पास में है। कमरा घुटन भरा लग रहा था, फिर भी तुम पीछे नहीं हट सकती थी। आप दोनों के बीच तनाव गाढ़ा था, एक अनकही समझ हवा में लटकी हुई थी। तुमने सिर हिलाया, तुम्हारी आंखें युंगी पर टिकी थीं, जब वह खड़ा हुआ और बेड के दूसरी तरफ चला गया। तुमने अपनी सिसकियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, उन रोनों को शांत करने की कोशिश की जो बाहर आने को बेताब थे। दूसरी ओर युंगी ने तुम्हारी ओर पीठ कर ली। यह साफ था कि वह तुम्हारा रोता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता था, यह जानते हुए कि यह उसे कमजोर कर सकता था, उसे केयर करने के लिए मजबूर कर सकता था, कुछ ऐसा जो वह करने से इनकार करता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में प्रतिरोध झलक रहा था, जैसे वह अपनी भावनाओं से लड़ रहा हो, उन्हें सतह पर आने से रोक रहा हो। वह तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था कि उसे परवाह है, न अब, न कभी। कुछ देर बाद तुम आहा थप्पड़ की ताकत ने तुम्हें पीछे की ओर ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। तुम बेड पर जा गिरी। तुम्हारे गाल पर तेज जलन ने तुम्हारी त्वचा में गर्मी की लहर दौड़ा दी। तुमने महसूस किया कि तुम्हारे होंठ के कोने से खून धीरे धीरे टपक रहा था, और तुम्हारा कांपता हुआ हाथ उसे छूने के लिए उठा। एक चुप्पी भरी सिसकी तुमसे निकली जब आंसू तुम्हारे चेहरे पर लुढ़क गए। तुम्हारा दिल धड़क रहा था। जंगकुक तुम्हारे ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। तुमने उसे सॉरी क्यों कहने को कहा? हाँ, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन झर से भरी। वह और करीब आया, उसकी मौजूदगी भारी थी। वह तुम्हारा बेटा नहीं है। वह किसी को सॉरी नहीं कहेगा। तुम उसे अपने जैसा कमजोर बनाना चाहती हो। तुम उसके गुस्से का वजन तुम पर दबता हुआ महसूस कर सकती थी, और भले ही तुम्हारा शरीर दर्द से चीख रहा था, तुम नजर हटाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके शब्द थप्पड़ से भी गहरे कट रहे थे। जंगकुक की पकड़ तुम्हारे बालों पर और सख्त हो गई जब वह बेड पर चढ़ा, उसका वजन तुम पर दब रहा था। तुमने चीख मारी, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ अटल थी। उसकी गर्म सांस तुम्हारे कान पर थी जब वह झुका, उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। गुड मैनर्स, उसने सिसकारा, उसकी उंगलियां तुम्हारी खोपड़ी में धंस रही थी, जिससे तुम्हारा सिर धड़कने लगा। तुम्हें लगता है उसे मैनर्स सिखाने से वह नरम पड़ जाएगा? उसका टोन ठंडा था, लगभग मॉकिंग। तुम उसके नीचे छटपटाई। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे जब तुमने उसकी बाह को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे बाल और सख्ती से खींचे, तुम्हें उसकी नजरों से मिलने के लिए मजबूर किया। रुको, प्लीज, प्लीज, जंगकुक। मैं बस कोशिश कर रही थी। तुमने हांफते हुए कहा, डर तुम्हारे सीने में रेंग रहा था, बोलना मुश्किल कर रहा था। मैं मैं बस चाहती थी कि वह बेटर हो। मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था। जंगकुक का पैर तुम्हारे बगल में जोर से पड़ा, और इससे पहले कि तुम प्रतिक्रिया दे पाती, उसने तुम्हें जोर से धक्का दिया। तुम्हारा शरीर ठंडे फर्श पर एक बीमार कर देने वाले धमाके के साथ गिरा। तुम्हारी टांगों में दर्द की लहर दौड़ गई। तुमने हांफते हुए सांस लेने की कोशिश की, कमरे की ठंडक तुम्हारी त्वचा में समा रही थी। मैनर्स, हाँ?
जंगकुक की आवाज तिरस्कार से टपक रही थी जब उसने अपनी बेल्ट खोली। चमड़े पर धातु की आवाज तुम्हारे कानों में गूंज रही थी। उसने धीमे, जानबूझकर कदम उठाए। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। अब तुम हमारे बेटे को मैनर्स सिखाओगी? उसने मजाक उड़ाया। उसकी बेल्ट पर पकड़ और सख्त हो गई। डर ने तुम्हें जकड़ लिया और तुम कमजोरी से फर्श पर रेंगने लगी। तुम्हारा शरीर कांप रहा था। तुम आंसुओं को रोक नहीं पाई। जे जे जंगकुक, यह नहीं, प्लीज। मुझे एक बार सुन लो, तुमने विनती की। तुम्हारी आवाज टूट रही थी जब तुमने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह नहीं रुका। उसने बेल्ट को अपनी हथेली के इर्दगिर्द लपेटा। उसकी नजर तुम पर टिकी रही। हर कदम के साथ जो वह करीब आया, तुम खुद को और छोटा और असहाय महसूस कर रही थी। तुम्हारी सिसकियां खामोशी को भर रही थी, लेकिन कुछ भी उसे छूता नहीं दिख रहा था। कितना अजीब, कितना दर्दनाक था। कभी तुम वह थी जो धक्का देती थी, थप्पड़ मारती थी, लड़ती थी। अब तुम वहां लेटी थी, शक्तिहीन, दया की भीख मांगते हुए। प्लीज जंगकुक, तुमने फुसफुसाया, लेकिन तुम्हारे शब्द उसके गुस्से में डूब गए। जंगकुक, मैं तुम्हें कुछ रिस्पेक्ट सिखाता हूं। तुम चीख पड़ी जब बेल्ट फिर से तुम्हारी टांगों पर पड़ी। वह प्रहार बहुत कठोर था। तुम आह नहीं, बार बार उसने तुम्हें मारा। तुमने क्या गलत किया था? सिर्फ इसलिए कि तुमने क्वोन को सॉरी कहने को कहा था? उसने एक बुजुर्ग माली को परेशान किया था और तुम्हें लगा कि उसे सॉरी कहने की अहमियत सिखाना सही था। लेकिन जंग को किसे अलग तरह से देखता था। उसकी दुनिया में किसी को जो नीचे दर्जे का समझा जाता हो, उसे रिस्पेक्ट दिखाना बर्दाश्त नहीं किया जाता था। तुम्हारा शरीर दर्द से कांप रहा था। हर प्रहार तुम पर गहरे निशान छोड़ रहा था। निशानों से गर्मी असहनीय थी। जंगकुक ने बेल्ट को एक तरफ फेंक दिया, अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए। उसका गुस्सा अभी भी साफ था। जंगकुक, पैथेटिक। कुछ देर बाद नमजून ने तुम्हारी कमर पकड़ी, तुम्हें अपने और करीब खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसका स्पर्श कुछ ऐसा था जैसे वह सबको बताना चाहता हो कि तुम उसकी हो। माई वाइफ, YN। उसने नरम स्वर में फुसफुसाया। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। उसके बगल में खड़ा आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया, सामने खड़े कपल को एक्नॉलेज करते हुए। तुमने भी विनम्रता से मुस्कुराया, जैसा कि तुम्हें दूसरों के सामने करने को कहा गया था। यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन यह जरूरी था। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था। यह तुम्हारी तरह की पार्टी नहीं थी। तुम यहाँ किसी को नहीं जानती थी और तुम्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि तैयार हो जाओ। बस इतना ही। बाकी कोई मैटर नहीं करता था। तुम्हारा चेहरा व्हाइट कंसीलर से भारी रूप से ढका हुआ था, एक मास्क जो तुम्हें अपनी त्वचा पर बने उन निशानों को छिपाने के लिए पहनना पड़ता था जो तुम्हें बदसूरत लगते थे। वे बदसूरत थे, तुमने सोचा, लेकिन मेकअप उन्हें कुछ देर के लिए गायब कर देता था। नमजून अपने दोस्त से बात कर रहा था और तुम वहां चुपचाप खड़ी थी। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसका अंगूठा धीरे धीरे तुम्हारी कमर पर रगड़ रहा था जब वह बात कर रहा था। उसके शब्द तुम्हारे कानों में एक धुंध की तरह थे। तुम सिर्फ थोड़ा मुस्कुराती थी जब कोई तुमसे बोलता था। खुशी का दिखावा अभी भी बरकरार था। कुछ देर बाद नमजून ने तुम्हें कमरे के एक कोने में खींच लिया, जहां कोई नजर नहीं थी। उसके होंठ तुम्हारी गर्दन पर उतर आए और तुम उसके स्पर्श की तीव्रता से सिहर उठीं। तुमने तुरंत अपना हाथ उसके सीने पर रखा, उसे हल्के से धक्का देते हुए, फुसफुसाते हुए। नमजून, PL, प्लीज, यहाँ नहीं। तुम नहीं चाहती थी कि इतने लोगों के सामने तुम्हें इस तरह छुआ जाए। तुम वहां से निकलना चाहती थी, उस पार्टी के घुटन भरे माहौल से बचना चाहती थी। उसने तुम्हारे हाथ नीचे किए और परवाह नहीं की। उसने अचानक तुम्हें किस किया। तुमने न तो उसका विरोध किया, न ही उसे रोका। तुम पब्लिक प्लेस में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। जब वह अपने आप को तुम पर रगड़ रहा था, तब कुछ तुम्हारी जांघों पर चुभा। तुमने अपना चेहरा घुमाया जब तुमने किस तोड़ा। तुम हाँफ रही थी। क्या वे बार बार वही चीज करने से थकते नहीं हैं? क्या पुरुष हर समय इतने उत्तेजित ही रहते हैं?
तुम अचानक सिसकारी जब उसने अपने पेट को तुम्हारी जांघों पर रगड़ा, लेकिन यह तुम्हारी पीड़ा का कारण नहीं था। वह रुका और तुम्हारी ओर देखा। नमजून ने फुसफुसाया, "व्हाट्स रॉन्ग?" तुमने निगला और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। तुम्हारे हाथ उसके कंधों पर थे। तुम्हारी पॉकेट। उसने अपनी जेबों पर हाथ रखा यह देखने के लिए कि समस्या क्या थी। उसने अपनी जेब से गन निकाली और उसे अपनी पैंट की पीछे वाली पॉकेट में रख दिया। उसने तुम्हें नहीं दिखाया कि यह गन थी। नमजून ने फुसफुसाया, "अब ठीक है?" उसने पूछा जब वह अपने पेट को तुम्हारे खिलाफ रगड़ रहा था। तुमने हल्के से सिर हिलाया। तुम उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तुम जानती थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से तुम्हें थप्पड़ मारेगा। लेकिन तुम यह भी जानती थी, वह पब्लिक में तुम्हारा सम्मान करता है चाहे तुम कुछ भी करो। तुमने फुसफुसाया, "नमजून, प्लीज, यहाँ नहीं। कोई देख लेगा। यह सचमुच अनकंफर्टेबल है, प्लीज।" वह तुम्हारी पैंटी में हाथ डालने वाला था लेकिन तुम्हारी बात सुनकर रुक गया। उसने आह भरी और पीछे हट गया। नमजून, चलो कुछ खाते हैं। उसने तुम्हारी कलाई पकड़ी और तुम्हें पार्टी में फूड स्टॉल्स की ओर ले जाने लगा। वह वाकई बहुत अजीब है। उसका व्यवहार तब अच्छा रहता है जब वह बाकी बीटीएस मेंबर्स के साथ नहीं होता, लेकिन उनके सामने वह तुम्हें जितना हो सके हर्ट करने की कोशिश करता है। वह दूसरों जैसा नहीं है। वह वाकई तुम्हें स्पेस देता है जब तुम्हें इसकी जरूरत होती है। कभी कभी तुम्हें पढ़ने के लिए बुक्स देता है। वह ऐसा इंसान है जो अपने डिमीनर को अच्छे से मेंटेन करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वह घर में उनके सामने यह स्नेह नहीं दिखाता। वह हमेशा रूड लगने की कोशिश करता है। 1 घंटे बाद नमजून कार चला रहा था। तुम बैकसीट पर बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। नमजून, खिड़की बंद करो। एसी की हवा वर्क नहीं करेगी। उसने मिरर में तुम्हें देखते हुए कहा। कार में लाइट ऑन थी, क्योंकि उसे तुम्हें मिरर में देखना पसंद था बिना तुम्हें पता चले। क्या मैं इसे थोड़ी देर खुला रख सकती हूँ? उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह ब्लूटूथ पर किसी डील को पूरा करने की बात करने लगा। तुम्हें लगा कि वह नाराज हो जाएगा, इसलिए तुमने बटन दबाया और जल्द ही खिड़की बंद हो गई। तुम बाहर देख रही थी, लेकिन एसी की हवा में घुटन महसूस कर रही थी। कितना अजीब है ना? लोग ताज़ा हवा को रिप्लेस करने के लिए एसी लगाते हैं। ब्लूटूथ पर बात करते हुए उसने अपने हाथ से बटन दबाया, खिड़की फिर से खोल दी। तुम चौंक गई, यह सोचकर कि तुमने अनजाने में कोई बटन दबा दिया होगा। नमजून ने तुम्हें मिरर से देखा। उसने एसी बंद कर दिया और सारी खिड़कियां खोल दी। हवा तुम्हारे चेहरे और बालों पर ब्रश करने लगी, एक सुखद गंध दे रही थी। कुछ देर बाद उसने ब्लूटूथ पर बात करते हुए कार रोक दी। वह ड्राइवर्स सीट से बाहर निकला और बैकसीट का दरवाजा खोला। तुम खिड़की के सहारे बैठी थी। तुम कंफ्यूज्ड थी। उसने इस जगह पर कार क्यों रोकी? नमजून और मिस्टर क्रियन ने भी हमारे ब्रांड की नई पॉलिसी के बारे में बात की। वह बात कर रहा था जब वह बैकसीट में दाखिल हुआ, अपनी टाई उतारते हुए। उसने तुम्हें सीट पर लेटने का इशारा किया। तुमने हिचकिचाते हुए वैसा ही किया जैसा उसने कहा। बात करते हुए उसने तुम्हारे हाथों को अपनी टाई से कार के दरवाजे के हैंडल से बांध दिया। उसने तुम दोनों के कपड़े उतार दिए बिना कॉल पर डिस्टर्ब हुए। उसने तुम्हारी गर्दन पर नरम किस दी और उस व्यक्ति से हम किया जो नए वेपन्स पर खर्च किए गए पैसों की बात कर रहा था। नमजून। उसने अपनी उंगली तुम्हारे होठों पर रख दी, जैसे तुम्हें बोलने से रोक रहा हो। उसने तुम्हारी टांगें अलग की और जल्द ही तुम में प्रवेश कर गया, लेकिन वह नरम था। नमजून, और हवांग की कंपनी पर हमने जो पैसा खर्च किया, उसका क्या? उसने उस व्यक्ति से कहा जबकि उसकी कमर एक रिदम में हिल रही थी। तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तुम अपने दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर पाई क्योंकि उसका एक हाथ तुम्हारे मुंह पर था। उसका शरीर पूरी तरह तुम पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा तुम्हारे कान के पास था। नमजून, या हम। उसने तुम्हारा सीना ऊपर नीचे होते हुए महसूस किया जब उसने गहरे धक्के लगाए। उसने अपनी सिसकियों को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। नमजून, FK8। उसने अपने कान से ब्लूटूथ निकाला और उसे फ्रंट सीट पर फेंक दिया।
वह सीधा बैठ गया क्योंकि उसके धक्के और तेज हो गए। तुम सिसक रही थी क्योंकि तुम्हारी जांघें कांप रही थी। उसकी सिसकियां तेज हो गई। कॉल पर बात करने वाला व्यक्ति लड़की की हिचकियों और उसकी सिसकियों को साफ सुन सकता था। उसने खुद ही कॉल काट दिया, बातचीत को अधूरा छोड़कर। रेड वेलवेट टाई तुम्हारी कलाई पर कस रही थी जब तुमने हिलने की कोशिश की। तुम्हारी कलाइयां जोर जोर से हिली। तुमने अपनी आंखें बंद करते हुए सिसकियां भरी। तुम पीएल प्लीज नमजून, तुमने मुश्किल से कहा क्योंकि उसके धक्के बहुत सख्त और गहरे थे। नमजून धक्के दे रहा था जबकि उसके हाथ तुम्हारे सिर के दोनों तरफ लेदर पर थे, अपने शरीर को सहारा देते हुए। नमजून, मैं रुक नहीं सकता। मैं बहुत क्लोज हूं। तुम्हारी सिसकियां और तेज हो गई। तुम दोनों पसीने से तरबतर थे। उसने गहरे धक्के दिए और जोर से सिसकते हुए तुम्हें रिलीज कर दिया। तुम्हारे हाथ मुट्ठियों में सख्त बंद थे, तुम्हारी आंखें भी। तुम्हारी टांगें कुछ देर तक ओवरस्टिम्युलेशन की वजह से कांपती रहीं। तुम दोनों जोर जोर से हाँफ रहे थे। तुम्हारे हाथ ढीले पड़ गए। वह कुछ देर तक स्थिर रहा। तुम गहरी सांसें ले रही थी। उसने अचानक बाहर खींच लिया जिससे तुम चौंक गईं। उसने अपनी हथेली से तुम्हारी संवेदनशील जगह को रगड़ा जैसे तुम्हारा दर्द कम कर रहा हो। वह थोड़ा केयरिंग है जब बात इंटीमेसी की आती है। वह जानता है कि आफ्टर केयर कैसे देना है। वह हमेशा तुम्हारा दर्द कम करने की कोशिश करता है, चाहे वह कितना भी एंग्री हो। तुम्हारी बंद आंखों से आंसू टपक रहे थे। सबसे दर्दनाक चीज तब होती है जब वह ओवरस्टिम्युलेशन करता है। तुम्हारी इंटीमेसी के प्रति टॉलरेंस बहुत कम है। यह जानते हुए भी वे तुम्हारी परवाह नहीं करते। वे बस अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तुमने नमजून का वजन फिर से अपने शरीर पर महसूस किया। तुमने आंखें खोलीं, लेकिन सिसकारी जब उसने फिर से तुम्हें प्रवेश किया। तुमने उसे सिसकते हुए देखा। तुम जून पीएल प्लीज नमजून, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने अपनी कमर को रिदम में हिलाया, लेकिन इस बार उसके धक्के धीमे लेकिन गहरे थे। उसने अपना सिर तुम्हारी गर्दन के गड्ढे में दबा लिया। नमजून, हम 5 राउंड्स तक कंटिन्यू करेंगे। उसने फुसफुसाया जिससे तुम डर के मारे निगल गई। उसका हर राउंड करीब 30 मिनट्स तक चलता है। और 5 राउंड्स, यह बहुत ज्यादा है। तुम उसके कान के पास सिसकते हुए फुसफुसाईं। तुम पीएल प्लीज जून, मैं पहले से ही सोर हूं। कल ही जिन ने आज तक कंटिन्यू किया। पीएल प्लीज। उसने तुम्हारी टांगों को और अलग किया और गहरे गहरे जाता रहा। तुम्हारी टांगें दर्द से कांप रही थी। ऐसा नहीं कि तुम उनका विरोध करना चाहती हो, लेकिन रेगुलर इंटीमेसी? क्या उन्हें नहीं पता कि किसी भी औरत के लिए रेगुलर इंटीमेसी कितनी मुश्किल होती है? और उनमें से ज्यादातर इंटीमेसी में अब्यूसिव और एग्रेसिव होते हैं, जो तुम्हें और ज्यादा विरोध करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि तुम उन सेशंस के आफ्टरमैथ को जानती हो। नमजून ने फुसफुसाया। नमजून, मुझे परवाह नहीं। तुम चुपचाप रो रही थी। उसके खत्म होने तक उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। कितनी आसानी से उसने ये 3 शब्द कहे जैसे उनमें कोई इमोशन नहीं था। लेकिन तुम्हारा क्या, जो हर दिन ये शब्द सुनती हो? नमजून का फोन बजा। पहली बार उसने नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार उसने प्लेजर में सिसकते हुए उठाया। नमजून, हाँ तहयुंग एमएचएमएम। तहयुंग, जून तुम कहाँ हो? और वाईएन कहाँ है? तुम अभी तक नहीं आए। नमजून ने एक सख्त धक्का दिया जिससे तुम दर्द में सिसक उठीं। नमजून, मैं उसके साथ बिजी हूं। क्या हुआ? अडहिफके। तहयुंग ने हम किया और कॉल काट दिया। उसने आह भरी और डिनर चेयर से खड़ा हो गया। उसने बॉल को ढक दिया जिसमें पास्ता था, व्हाइट सॉस पास्ता, तुम्हारा फेवरेट। वह अपने कमरे में चला गया क्योंकि वह तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह तुम्हारे साथ खाना खा सके। टाइम स्किप। तुम जून पीएल प्लीज। इस बार तुमने जोर से कहा, अपने दिल की सारी पीड़ा रोते हुए। यह बहुत ज्यादा था। वह अभी भी नहीं रुक रहा था। उसने तुम्हें रिलीज किया और बाहर खींच लिया। तुम पसीने से तरबतर थी क्योंकि लेदर सीट गीली हो गई थी। तुम्हारी टांगें बुरी तरह कांप रही थी।
वह जोर जोर से हाँफ रहा था क्योंकि उसने तुम्हारी संवेदनशील जगह को चूमा ताकि तुम रिलैक्स हो सको। वह कैसे सोच सकता है कि आज और आज तक इंटीमेसी के बाद वह तुम्हें रिलैक्स कर सकता है। टाइम स्किप। तुम बुरी तरह लंगड़ा रही थी जब तुमने अपने आंसुओं को पोंछा और दीवार का सहारा लेकर घर में चली। नमजून कार पार्क कर रहा था। तहयुंग डाउनस्टेयर्स आया और उसने तुम्हें इस हालत में देखा। तुम्हारी गर्दन पर ताज़ा लाल और बैंगनी निशान साफ दिख रहे थे। तुमने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि तुम गिरने से बचने की कोशिश कर रही थी। वह जल्दी से तुम्हारी ओर आया लेकिन तुम जोर से चौंक गई। उसने तुम्हारी कमर पकड़ी इससे पहले कि तुम वहां स्टैंड पर गिर जाती। तहयुंग, केयरफुल लव। तुम उसका बाइसेप पकड़े हुए थी सपोर्ट के लिए। उसने जल्दी से तुम्हें उठा लिया, लेकिन उसने तुम्हें अंदर ले जाने से पहले रुक गया जब उसने नमजून को कार कीज के साथ आते देखा। वह बहुत नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसने आज तक अपनी प्लेजर में नहीं बिताए हों। नमजून ने तहयुंग को देखा और दोनों ने तीखी नजरों से एक दूसरे को देखा जबकि नमजून चल रहा था। तहयुंग ने उसे घूरा लेकिन नमजून को परवाह नहीं थी और वह अपस्टेयर्स अपने कमरे में चला गया। तहयुंग तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले गया। क्वोन युंगी के साथ सो रहा था क्योंकि तुम उसके साथ नहीं थी। तुम्हारे बिना क्वोन को सुलाना वाकई बहुत मुश्किल था। तहयुंग ने तुम्हें बेड के दाहिनी तरफ लिटाया। वह तुम्हारे पास बैठ गया और तुम्हारे गाल पर एक पेक दी। तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि तुम अपनी टांगों को नम महसूस कर रही थी। तुम उसकी ओर नहीं देख रही थी, बल्कि दूसरी तरफ, क्योंकि तुम आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तहयुंग, सो जाओ। तुमने अपनी आंखें बंद की, लेकिन और आंसू बह निकले। तहयुंग तुम्हारे लोअर एब्डोमेन को मसाज करना चाहता था ताकि तुम्हारा दर्द कम हो, लेकिन उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वह तुम्हारे बगल में लेट गया और तुम्हारे सिर को धीरे से थपथपाया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का दूसरा भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।